ये है चाइना, दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश, जहां रोजाना 1.6 मिलियन से भी ज्यादा फ्रॉड कॉल्स लोगों को परेशान करते हैं। सुनने में काफी डरावना नंबर है ना? लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारा अपना देश फोन कॉल स्कैम्स में चाइना से भी ऊपर है। ये समस्या इतनी बड़ी है कि दुनिया भर में हर साल हजारों लोग इन स्कैमर्स के हाथों ठगे जाने के बाद आत्महत्या कर लेते हैं। आइए इन लोगों की जिंदगी पर एक नजर डालते हैं। इस कहानी के जरिए हम देखेंगे कि इन स्कैमर्स का गिरोह किस तरह काम करता है। क्या वह ये स्कैम सच में अपनी मर्जी से करते हैं या फिर उन पर ऐसा करने के लिए दबाव डाला जाता है। कहानी की शुरुआत साउथ कोरिया से होती है, जहाँ हम डियोखी नाम की एक औरत को देखते हैं। डियोखी के फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आता है और फोन पर एक आदमी उसे कहता है कि वह उसके बैंक से बात कर रहा है। डियोखी खुशी से फूले नहीं समाती जब उसे पता चलता है कि बैंक ने उसका लोन अप्रूव कर दिया है। ये पैसे उसके लिए बहुत जरूरी थे क्योंकि पिछले हफ्ते उसकी दुकान में आग लग गई थी और जब तक उसे इंश्योरेंस का पैसा नहीं मिल जाता तब तक वो इन्हीं पैसों से अपने खर्चे चलाने वाली थी। कुछ दिन बाद वह फिर से बैंक में जाती है और वहाँ के स्टाफ से कहती है कि उसे असिस्टेंट मैनेजर जय मिन से मिलना है, पर बैंक वाले उसे बताते हैं कि इस नाम का कोई भी आदमी यहाँ काम नहीं करता। ये सुनकर डियोखी चक्कर खाकर नीचे गिर जाती है क्योंकि उसके साथ बहुत बड़ा स्कैम हुआ था। अपने साथ हुए फ्रॉड की शिकायत दर्ज करने के लिए वह डिटेक्टिव पार्क के पास जाती है। पार्क जब उसकी रिपोर्ट पढ़ता है तो पता चलता है कि डियोखी ने स्कैमर को $32,000 ट्रांसफर कर दिए थे। उसे यकीन नहीं होता कि आज के समय में भी कोई इतना लापरवाह कैसे हो सकता है। पार्क उसे दिलासा देने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि इस तरह के केस में दोषी को पकड़ने में सालों लग जाते हैं और उसके बाद भी पैसे रिफंड होने की संभावना तो ना के बराबर होती है। डियोखी को जिससे उम्मीद थी उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए। चेहरे पर मायूसी लिए वो अपने बच्चों के पास जाती है, पर उसका सब कुछ बर्बाद हो चुका था। इसके बाद हमें चाइना देश के चिंगडाओ शहर में एक 3 मंजिला इमारत को दिखाया जाता है। इस इमारत में किडनैपिंग से लेकर मर्डर, एक्सटॉर्शन जैसे बड़े क्राइम्स को अंजाम दिया जाता था। ये सभी लड़के जो आप अभी देख रहे हैं, इन सभी को किडनैप किया गया है। जानते हैं क्यों? क्योंकि यही वो लोग हैं जो हर दिन भोले भाले लोगों को कॉल करके उन्हें ठगने की कोशिश करते हैं। शिफ्ट खत्म होने के बाद उन सभी को उनके कमरों में लॉक कर दिया जाता और अगली सुबह उन्हें फिर से यही काम करना था। उन अगवा किए हुए लड़कों की यही दिनचर्या थी और यही उनकी जिंदगी। देर रात को जैमिन नाम का एक लड़का वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वह 2 लड़कों को देखता है जो भागते हुए पकड़े गए थे। वो गैंगस्टर्स उन लड़कों को उनकी बहनों की अश्लील तस्वीरें वायरल करने और उसके परिवार को मारने की धमकी देते हैं। उनमें से एक लड़का जब उस पर अपना गुस्सा दिखाता है तो उसे पीट कर मार दिया जाता है और दूसरे वाले की टांग तोड़कर उसकी जान बख्श देते हैं। ये देखने के बाद जयमिन जिस रास्ते से गया था उसी रास्ते से वापस लौट आता है और दोबारा कभी भागने की कोशिश नहीं करता। इन लोगों के पास अगवा किए हुए लड़कों की पर्सनल डिटेल्स और कुछ अभद्र वीडियोस थी जिनका इस्तेमाल करके वो उन्हें ब्लैकमेल किया करते थे। वहीं दूसरी तरफ कोरिया में डियोखी और उसके बच्चे सड़क पर रहने को मजबूर हो गए हैं। वह अपने दोस्तों को नहीं बताती कि उसके साथ स्कैम हुआ है क्योंकि उसने उनसे भी पैसे उधार लिए थे और अगर उन्हें इसके बारे में पता चलता तो वह उस पर बहुत गुस्सा करती। डियोखी को डिटेक्टिव पार्क का फोन आता है और वह कहता है कि काफी छानबीन के बावजूद भी हमें स्कैमर्स का पता नहीं चला। वह इस केस को क्लोज करना चाहता था और कहता है कि आप इसे एक लाइफ लेसन समझिए और दोबारा किसी पर आंख बंद करके भरोसा मत कीजिएगा। डियोखी केस क्लोज होने से रोकने के लिए पुलिस स्टेशन भागती है, लेकिन तभी उसे फिर से किसी का फोन आता है। फोन पर जयमिन बात कर रहा था। जयमिन ने ही उसके पैसे लूटे थे और उसकी आवाज पहचानते ही डियोखी उसे बुरा भला बोलने लगती है। जयमिन कहता है कि मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, उसे ये जबरदस्ती करवाया जा रहा है और मेरे जैसे और भी लोग हैं। मैं उसे पेमेंट लिंक भेजने के बहाने उसे एक होटल का नाम बता रहा है जो बिल्कुल उसके सामने रहा और कल रात उसने बाहर जो कुछ भी देखा था उसकी सारी डिटेल शेयर करता है। डियोखी जब उस लिंक को डिकोड करती है तो उसे पता चलता है कि ये जगह तो चाइना में है। वो तुरंत डिटेक्टिव पार्क के पास जाती है और उन्हें बताती है कि उस कैमर ने उसे फिर से कॉल किया था और उसने मुझे ये एड्रेस दिया है, लेकिन डिटेक्टिव इस केस को इन्वेस्टिगेट करने से मना कर देता है। डियो गुस्से में उसे कहती है कि अब क्या मैं तुम्हें सब कुछ थाली में परोस कर दूं? जिसके बाद पार्क को और गुस्सा आता है और अब तो वो कुछ नहीं करने वाला था। डियोखी के पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा था, इसलिए वो खुद उन्हें ढूंढने निकल पड़ती है। इस केस को रीओपन करवाने के लिए वो अपने शहर में उन लोगों को ढूंढने लगती है जिनके साथ ऐसा ही स्कैम हुआ था।
कहानियाँ सुनकर तो उसे अपना दुख कम लगने लगता है। इसी बीच वो एक इनाम का पोस्टर देखती है जिसमें लिखा हुआ था कि जो कोई भी इन स्कैमर्स का पता बताएगा उसे सरकार $1,00,000 का इनाम देगी। दियोखी समझ जाती है उसे क्या करना है। वह किसी भी हालत में उन लोगों को पकड़ना चाहती थी। जैमिन दोबारा उसे फोन करता है और उससे पूछता है कि क्या पुलिस यहाँ आ रही है। जैमिन को जब पता चलता है कि जिस होटल का उसने नाम बताया था वैसे ही शहर में 72 होटल है तो वह बहुत परेशान हो जाता है। दियोखी को वहाँ की कुछ तस्वीरें चाहिए थी ताकि वो एड्रेस कंफर्म कर सके। जैमिन उसकी ज्यादा मदद तो नहीं कर पाता लेकिन हाँ उसे ये जरूर बताता है कि यहाँ ढेर सारी सिलाई मशीन रखी हुई है। इसी बीच हम देखते हैं कि कुछ पुलिस वाले दियोखी के बच्चों को अपने साथ ले जाने आए थे। उन्हें कंप्लेन मिली थी कि वह अपने बच्चों को ठीक से नहीं रखती और कानून की नजर में बच्चों को इस तरह रखना बाल शोषण के तहत एक क्राइम था। दियोखी उसके बच्चों को उससे दूर ले जाने से मना करती है लेकिन पुलिस उसकी नहीं सुनती और उन्हें सरकारी केयर होम में भेज दिया जाता है। इसके बाद दियोखी को अपने दोस्तों को सच बताना पड़ता है। सुक जा नाम की लड़की उसके साथ चाइना चलने को तैयार थी। उन्हें बस उस कॉल सेंटर का पता मालूम करना था, फिर ये इनाम के $1,00,000 उनके होते। लेकिन बॉम्ब रिम उन्हें ऐसा करने से मना करती है। वो कहती है कि जो काम पुलिस नहीं कर पाई वो हम कैसे कर लेंगे। जहाज से चाइना का सफर सिर्फ 1.5 घंटे का था और बॉम्ब रिम की बहन चाइना में रहती थी। उन दोनों के काफी रिक्वेस्ट करने के बाद वो तीनों आखिर में किसी एक बात पर सहमत होते हैं। अगले दिन वो चाइना निकल जाता है। उन्हें बस 9 सिलाई फैक्ट्रियों में घुसकर जासूसी करनी थी। पहली फैक्ट्री में वो कपड़े का सैंपल दिखाने के बहाने अंदर घुसते हैं लेकिन दियोखी को चाइनीज नहीं आती थी इसलिए फैक्ट्री का मालिक उसे धक्के देकर बाहर निकाल देता है। जैमिन किसी तरह फोन का जुगाड़ करने की कोशिश करता है। इसी बीच वह देखता है कि एक लड़का कियोंग नाम के एक दूसरे लड़की को बहुत पीट रहा था। उससे ये देखा नहीं जाता और वह उसे बचाने की कोशिश करता है लेकिन उस रात वो दोनों पीटे जाते हैं। उस बिल्डिंग में फोन सिर्फ उसके मैनेजर के पास था। जैमिन उसके पैर गिरकर उससे काम की भीख मांगता है और कहता कि मैं आपके लिए बहुत मेहनत करूंगा और जो कमाऊंगा सब आपको दे दूंगा। मैनेजर को वो लड़का काम का लगा इसलिए अगले दिन वो उसे बाकी लड़कों की निगरानी करने का काम सौंपता है। जैमिन मौका पाते ही उस लड़की को बहुत मारता है। इसने कल रात उसे और कियोंग को पीटा था। मैनेजर ने उसे एक फोन भी दिया था। इससे जैमिन चुपके से वहाँ की तस्वीरें खींच लेता है। उसने ढेर सारे सबूत इकट्ठा कर लिए थे पर अफसोस नेटवर्क न होने की वजह से वो उन फोटोज को भेज नहीं पाता। दियोखी और उसके दोस्त शहर भर के सिलाई फैक्ट्रीज में पूछताछ करते हैं लेकिन उन्हें किसी पर जरा सा भी शक नहीं हुआ। उसके दोस्तों ने तो अब हार मान ली थी लेकिन दियोखी को यकीन था कि जैमिन सच बोल रहा है इसलिए वो उन 72 के 72 होटल्स पर जाकर उसे ढूंढने को तैयार थी। वही जैमिन नई लड़की पकड़ने में अपने मैनेजर की मदद करता है और वह एक भरोसेमंद आदमी बन गया था। देर रात को वो उसके ऑफिस में घुसकर उन सारी फोटोज को कोरियन अथॉरिटीज को मेल कर देता है। फोटोज बहुत सारी थी इसलिए इस काम में टाइम लग रहा था और इसी बीच वहाँ कियोंग आ जाता है। जैमिन कहता है कि इसके बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए नहीं तो वो बता देगा कि इस काम में तुम मेरे पार्टनर हो। उसके कहने पर कियोंग बाहर कुछ लोगों से बहस करने लगता है जिससे उसे थोड़ा और टाइम मिल गया था। वही सारी फोटोज मेल हो जाती है और अब बस उसे इंतजार करना था। वह तस्वीरें जब कोरियन पुलिस के पास पहुंचती है तो वो सभी हरकत में आ जाते हैं। डिटेक्टिव पार्ट दियोखी को फोन करता है और कहता है कि तुम सही कह रही थी। उस लड़की ने हमें 2700 से भी ज्यादा लोगों का डेटा भेजा है जिनसे इन लोगों ने 17 मिलियन लूटे हैं। पार्क उन फोटोज को दियोखी के पास भेज देता है और अब उसे पता था कि उन्हें किस होटल के पास जाना है। उन तस्वीरों में जैमिन ने पहचान के लिए खुद की तस्वीर भी भेजी थी। उस होटल के पास जैमिन को देखकर दियोखी समझ जाती है कि ये वही लड़का है। सुक जा सबूत के लिए चुपके से उसकी फोटो खींचती है लेकिन वो कैमरे में मेमोरी कार्ड डालना भूल गई थी जिसकी वजह से उनसे ये मौका मिस हो जाता है। वो चारों पूरा दिन कार में बैठकर उन पर निगरानी नहीं रख सकते थे इसलिए दियोखी एक सिलाई मशीन खरीद कर वहाँ पर एक छोटा सा स्टोर खोल लेती है ताकि वो उन पर नजर भी रख सके और किसी को उस पर शक भी ना हो। दियो जैमिन का ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश करती है और मौका पाते ही सू जो उसकी फोटो खींच लेती है। उन्हें उस जगह का कंफर्म एड्रेस और ढेर सारे सबूत इकट्ठा कर लिए थे। दियोखी ये सब डिटेक्टिव पार्क को फॉरवर्ड कर देती है जिसके बाद कोरियन अथॉरिटी चाइनीज पुलिस से कोऑर्डिनेट करना शुरू कर देती है। अगले दिन जैमिन कपड़े सिलवाने के बहाने दियोखी के पास जाता है लेकिन पीछे पीछे उसका मैनेजर भी वहाँ आ गया था। मैनेजर दियोखी से चाइनीज लैंग्वेज में बात करता है
लेकिन डियोकी को कुछ समझ नहीं आता। उसे लगा कि कहीं इस आदमी को उसके ऊपर शक न हो जाए, लेकिन तभी वहाँ बॉम्ब मारकर सब कुछ संभाल लेती है। उसे चाइनीज आती थी और वो मैनेजर को अपनी बातों में फंसाकर उसे अपने साथ ले जाती है। जाए मिन को तो यकीन ही नहीं होता कि डियोक ही उसके सामने बैठी है। डियोक उसे अपना फोन देती है, जिसके पीछे उसने एक पेपर चिपकाया था। वो कहती है कि कल डिटेक्टिव पार्क चाइनीज पुलिस के साथ यहाँ पर रेड मारेंगे, और जब तुम्हारा बॉस यहाँ आए तो तुम हमें मैसेज करके बता देना। रात को सभी मैनेजर्स एक साथ इकट्ठे होते हैं। उन्हें बताया गया था कि बॉस यूंग हान उनसे मिलना चाहते हैं। जैमिन को लगा कि यही सही समय है। वो फटाफट बाथरूम में जाकर डियोक ही को उसके आने की खबर देता है। कुछ देर बाद कुछ लोग हाथों में हथियार लिए हुए वैन से उतरते हैं और वो अंदर घुसकर सभी को मारने लगते हैं। डियोकी अंदर जाकर देखना चाहते थे कि वहाँ क्या हो रहा है, पर उसके दोस्त उसे ऐसा करने से मना करते हैं। उन मैनेजर्स के साथ वो लोग जैमन को भी मारकर सारे सबूत मिटाने लगते हैं। कुछ ही दिन में वहाँ यूंग वान आ रहा है। उसे पकड़ने का ये बहुत अच्छा मौका था, लेकिन डिटेक्टिव पार्क ने उन्हें कोई भी बेवकूफी करने से मना किया था। इसी बीच हम कियोंग को देखते हैं। ये बेचारा ड्रग्स लेकर बाथरूम में बेहोश हो गया था, और जब उसे होश आता है तो बाहर आकर देखता है कि सभी लोग मारे गए थे। यूंग वान अपने लोगों के साथ वहाँ से निकल जाता है और डियोकी पार्क का इंतजार ही करते रह जाती है। उसके सब्र का बांध टूट जाता है, लेकिन तभी हम कियोंग को देखते हैं, जो जाइमिन को अपने कंधे पर उठाकर बाहर लाता है। डियोक देखती कि उसे बहुत चोट आई थी और उसे फौरन इलाज की जरूरत थी। वो जब अपना फोन चेक करती है तो उसे उसके अंदर यूंग वान की रिकॉर्डिंग मिलती है और उसे पता चलता है कि वो चिंगनाओ एयरपोर्ट से देश छोड़कर भाग रहा था। वह डिटेक्टिव पार्क के आने का इंतजार नहीं कर सकते थे, इसलिए वो तीनों खुद उसे पकड़ने के लिए चिंगनाओ एयरपोर्ट चले जाते हैं। इतने सारे लोगों में उसे ढूंढना बहुत मुश्किल था, लेकिन डियोकी ने वीडियो में देखा था कि वो बहुत महंगी घड़ी पहनता है। बिल्कुल वैसे ही कद काठी का एक आदमी उसके सामने से गुजरता है। उसे पक्का पता था कि ये वही आदमी है। वो दोनों उसका पीछा करते हैं, लेकिन ये सिलसिला ज्यादा देर तक नहीं चलता, क्योंकि यूंग वान ने उन्हें देख लिया था। वो खुद चलकर उन दोनों के सामने आता है और उनसे पूछता है कि तुम दोनों मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। डियोकी उससे बहुत डरी हुई थी, लेकिन किसी तरह हिम्मत जुटाकर कहती है कि मैं एक विक्टिम हूँ जिसके साथ तुमने स्कैम किया है। यूंग वान पूछता है कि मेरे लोगों ने तुमसे कितने पैसे लिए, जिस पर डियोकी उसे बताती है कि $32,000। ये सुनकर वो हंसने लगता है और कहता है कि बस इतने पैसों के लिए तुम दोनों मेरा पीछा कर रही हो। वो उसके सामने नोटों की गड्डी रख देता है और कहता है कि ये पूरे $1,00,000 है, इन्हें लो और यहाँ से दफा हो जाओ। डियोकी बहुत डरी हुई थी, लेकिन सूजो उन पैसों को रख लेती है और कहती है कि हमें इस आदमी से पंगा नहीं लेना चाहिए। डियोकी अगर चाहती तो पैसे लेकर वहाँ से जा सकती थी, लेकिन वो ऐसा नहीं करती। वो यूंग वान का पीछा करती है और उसके पैसे उसके मुंह पर फेंक कर कहती है कि मेरे साथ स्कैम हुआ, ये मेरी गलती नहीं थी, ये तुमने किया, तुम एक क्रिमिनल हो। वो चाहती थी कि वो पुलिस को सरेंडर करे, लेकिन यूंग वान उसे घसीटता हुआ बाथरूम में लेकर जाता है और उसे बहुत पीटता है। यूंग वान चाहता तो उसे जान से मार सकता था, पर अभी उसका देश छोड़कर भागना ज्यादा जरूरी था। वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी नोटिस करता है कि उसका पासपोर्ट उसकी जेब में नहीं था। वो डियोकी के पास वापस आता है और देखता है कि उसने उसका बोर्डिंग पास खा लिया था। इसका मतलब कि वो देश छोड़कर भाग नहीं सकता। पहली बार किसी औरत ने उसे इतना गुस्सा दिलाया था, जिसके बाद वो डियोकी का गला दबाकर उसे मारने की कोशिश करता है। इससे पहले डियोकी अपना दम तोड़ती थी, वहाँ पुलिस आ जाती है और वो यूंग वान को एक औरत पर असौर के चार्जेस में गिरफ्तार कर लेता है। पार्क दिखता है कि बेचारे डियोकी को उसने बहुत मारा था, जिसके बाद वो भी अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाता और यूंग वान को बहुत मारता है। पार्क उससे देर से आने के लिए माफी मांगता है और वो दोनों एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं। सभी बस उसे देख रहे थे और वो डियोकी की जिंदगी का सबसे अच्छा दिन था। वहीं दूसरी तरफ हम जैमिन को देखते हैं। डॉक्टर ने उसकी जान बचा ली थी और पुलिस उसके घर वालों को भी ढूंढ लेती है। इसके कुछ महीनों बाद हम देखते हैं कि डियोकी की लाइफ फिर से ट्रैक पर आ गई थी। यूंग वान का लॉयर उससे कई बार मिलने जाता है। वो चाहता था कि डियोकी अपने चार्जेस विड्रॉ कर ले, जिसके बदले वो उसे $3,00,000 देने को भी तैयार था, लेकिन डियोकी को पैसे नहीं चाहिए थे, उसे चाहिए था इंसाफ उन सभी लोगों के लिए जिन्होंने उसकी वजह से सफर किया था। इस मूवी के अंत में हमें बताया जाता है कि डियोकी की ये कहानी किम सुंग जा की जिंदगी की सच्ची घटना से प्रेरित है, जिसने सन 2016 में अकेले ऐसे ही स्कैमर्स के गिरोह को ढूंढ निकाला। हमें यह भी बताया जाता है कि किम सुंग को सरकारी इनाम के $1,00,000 कभी नहीं दिए गए और उस माफिया बॉस के वकील ने उसे पैसों को लालच देकर अपने बयान से पलटने के लिए बहुत रिक्वेस्ट की, लेकिन किम सुंग ने कभी पैसों के लिए झूठ नहीं बोला
इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद मुझे यह मूवी अच्छी लगी तो मैंने आपके साथ शेयर करना चाहा। Thank you for watching this video. Don't forget to hit the subscribe button and please drop a comment.